वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। मी सुधा रावल। मैं आपको कंटिन्यू करने लगी हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। पिछली वीडियो में बच्चों हमने करा था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, डेप्रिसिएशन गिवन है, तो डेप्रिसिएशन की हमने क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है, कैसे ट्रीटमेंट करनी है। तो आज बच्चों मैं टीएस गरेवाल के कुछ क्वेश्चन आपको करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन नंबर 44 है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का, टीएस गरेवाल 2025। तो हमने हेडिंग पहले फॉर्मेट बना लेना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिटेल्स, अमाउंट, प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर मेरा पास आ गया नॉन कैश जो एक्सपेंसेस हैं, नॉन कैश इनकम्स को माइनस करा। फिर आ गया प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद मैंने लिखा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद बच्चों मैंने लिखा माइनस टैक्स पेड, नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इस इधर मैंने लिखा फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें बच्चों जो भी आएगा उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और लास्ट में जो हमारा बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चे सबसे पहले मैं स्टेटमेंट रीड आउट करने जा रही हूँ। सब नंबर 44। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेवांसा लिमिटेड as on 31st March 2025. Particulars note number 31st March 2025 की फिगर्स गिवन है, 31st March 2024 की फिगर्स गिवन है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2 पे नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन बोरोइंग्स हैं, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है 10% बैंक लोन, 80,000, 60,000 करंट लायबिलिटीज हैं 2025 की एंड 2024 की। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। इसके बाद बच्चे नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है, नीचे इसका नोट नंबर 2 भी है। ठीक है, फिर करंट एसेट्स है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स, और इसके साथ ही नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट में हमारे पास मशीनरी गिवन है और एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, additional loan was taken on 1st July 2024 and tax of rupees 53,000 was paid during the year. Prepare cash flow statement. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट्स। तो बच्चों मैं वर्किंग नोट पहले बनाने लगी हूँ। वर्किंग नोट जब भी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट करनी, सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर लेना है, अच्छा सा खुली स्पेस आपने छोड़ देनी है ताकि अगर कोई गलती भी हो जाए तो आप उसको इजीली ठीक कर सको। तो बच्चे सबसे पहले ईयर पे फोकस करो। हमने 2024 की फिगर्स को पहले पढ़ना है, फिर 2025 को पढ़ना है, ताकि हमें ये पता चले इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो 2024 में हमारे पास लोन कितना था, 60,000 का। ठीक है, 1 जुलाई में हमने और लोन ले लिया और ये लोन बढ़ के कितना हो गया, 80,000 का। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके साथ ही लिखा गया है, लोन के साथ ही लिखा गया है 10% लोन फ्रॉम बैंक, मीन्स हमने 10% इंटरेस्ट पे कर दिया है। जब हमारे पास लोन बढ़ा तो हमने कब लोन लिया है, जुलाई में हमने लोन लिया है। जुलाई में हमने लोन को रेज करा है, पहले 60,000 का था, फिर हमने जुलाई में 80,000 का मीन्स 20,000 का और ले लिया, और हमारे पास लोन कितना हो गया, 80,000 का। तो बच्चों 60,000 पे जो हमने इंटरेस्ट पे करना है वो हमने पे करना है अप्रैल, मई और जून का। मीन्स इस पे हमने इंटरेस्ट अप्रैल, मई, जून का 3 मंथ्स का पे करना है। फिर हमने 1 जुलाई को लोन ले लिया, लोन बढ़ के हो गया हमारा 80,000 का। तो जितना भी लोन होता है उस पे हमने पूरे पे मीन्स हमने इंटरेस्ट पे करना है। तो पहले हमारे इंटरेस्ट कितना बनता है, 60,000 का 10% 6,000, इस पे 3 मंथ्स का कैलकुलेट करा 1500 बन गया। 80,000 का 10% 8,000, और 9 मंथ्स का हमने कैलकुलेट करा तो ये हमारे पास इंटरेस्ट बन गया 6,000 का। तो बच्चों टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना बना, 7,500 का। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। एक तो नॉन कैश एक्सपेंस भी आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने नॉन कैश एक्सपेंस में डाल दिया 7,500, और दूसरा हम इसको डालेंगे फाइनेंसिंग में, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ये मैंने लिख दिया डिटेल के कॉलम में -75
500। अब हमने लोन लिया था 60,000 से, हमारा लोन बढ़ के कितना हो गया था, 80,000 का हो गया था। तो बच्चे अब मैं यहाँ पे लिखूंगी लोन टेकन। लोन कितने का ले लिया, इट मीन्स लोन हमने 20,000 का ले लिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 20,000। अब जो बच्चों मैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट करूंगी वो मैं करूंगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की। तो आप इसका वर्किंग नोट, इसको जो लोन का पॉइंट है वो आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाने जा रही हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो जितनी भी प्रोविजन होती हैं वो लायबिलिटीज होती हैं। तो प्रोविजन फॉर जो टैक्सेशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होएगा वो कौन सा होएगा, उस क्रेडिट बैलेंस होएगा। इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट कैसे तैयार करना है, इसमें सिर्फ 4 चीजें आती हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, इसके साथ आ जाता है टू बैंक जो हम टैक्स पे करेंगे, इसके साथ आ जाता है बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट मीन्स ये जो होएगा ये हमारी प्रोविजन मेड होएगी। हमारे पास कितना बैलेंस गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हमारे पास 2024 का 70,000 का बैलेंस गिवन है। देन हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है 2025 का 68,000 का गिवन है, और हमें ये लिखा गया है कि जो हमने एडिशनल में लिखा है टैक्स ऑफ ₹53,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। 53,000 का हमने टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे टोटल बन रहा है 1,21,000। 121,000 में से हमने 70,000 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितना आ रहा है, 51,000 हमारे पास बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट आ रहा है। तो बच्चों देखो जो टैक्स पेड है वो हम यहाँ पे लिख दिया, 53,000 माइनस कर दिया, टैक्स पेड को फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों जो हमने प्रोविजन मेड करी है वो हमारी नेट प्रॉफिट में प्लस हो जाएगी। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना था ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट है हमारे पास, नेट प्रॉफिट में हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को मींस ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट हमारे पास पहले साल था 25,000, फिर ये बढ़ के हो गया 1,25,000, मींस नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है 95,000 का। इसमें हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ऐड कर दिया, ये हमारी कितनी थी 51,000 की। आगे चल के हम और देखेंगे कि अगर कोई और प्रोविजन आएगी, कोई और आएगी। वैसे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, ना तो इंटीरिम डिविडेंड है ना कोई रिजर्व्स हैं, कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या करा 95,000 प्लस 51,000, तो जो नेट प्रॉफिट में हमने ये ऐड करा, ऐड करके हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,46,000। हमने यहाँ पे लिखा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। तो नेट प्रॉफिट बच्चों मैं फिर से बता देती हूँ, नेट प्रॉफिट हमारे पास सरप्लस गिवन है। पहले साल था 1,20,000, 2024 में था 1,20,000, और उसके बाद ये हमारे पास कम हो गया है 25,000। तो देखो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, बड़े साल में से जो छोटा साल है, बड़े ईयर्स में से हमने जो जैसे करंट ईयर में से हमने माइनस करना था 2025, फिर हमने माइनस करते हैं 2024 को। तो 2025 में हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं 25,000 के। ठीक है, फिर हमारे पास 2025 में 25,000 के हैं, फिर हमारे पास है 1,20,000 के। ठीक है जी, तो 25 में से 25,000 माइनस 1,20,000, तो ये प्लस हो जाता है। ये हमारे पास हो गया 1,20,000 प्लस 25,000, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाता है 1,45,000। हाँ जी बच्चे, ये हो गया 25, 24, 25,000 में से हमने माइनस कर दिया 1,20,000, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है माइनस का 95,000। इसमें हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ऐड कर देना है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे पास कितने की थी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन थी हमारे पास 51,000 की। तो माइनस 95,000 प्लस 51,000, तो ये बच्चों हमारे पास नेगेटिव में आ जाता है
44,000 का। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 44,000, ठीक है, माइनस का आ गया 44,000। फिर से सुनो, हम क्या करते हैं, जब बच्चों हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले साल 2024 में हमारे पास कितने के प्रॉफिट थे। 2024 में हमारे पास 1,20,000 था, फिर हमारे पास 25,000 हो गया। मीन्स या हम ये करते हैं कि 25 में से बड़े साल में से छोटे साल को माइनस कर लेना है। मीन्स 2025 में हमारे पास 25,000 है और 2024 में हमारे पास 1,20,000 था, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, -95,000 का। 2024 में हमने 1,20,000 रुपीज कमाए और फिर हमारे कम हो गए 25,000 हो गए, तो माइनस पे 95,000 आ गया, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन थी बच्चों हमारे पास 51,000 की, तो ये जो आ गया नेट प्रॉफिट हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, मीन्स यहाँ पे लॉस आ रहा है हमारे पास 44,000 का। अब सारी एडजस्टमेंट्स हमारी हो चुकी हैं, हम सिंपल इन आइटम्स को हमने पुट कर रहे हैं। स्टेटमेंट को पढ़ते जाना है और पुट करते जाना है। शेयर कैपिटल 1 लाख से 3 लाख की हो गई है। अब हम लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग में आ गई, ये हमारे पास आ गया 2 लाख। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ये आ गई हमारे पास 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस हम कर चुके हैं, लोन की ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। ट्रेड पेबल्स हमारे पास बच्चों आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स पहले साल थे हमारे पास 20,000 के, फिर हो गए 6,000 के। हमने क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को प्लस करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को प्लस करना है। यहाँ पे ट्रेड पेबल्स हमारे कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, कितने से डिक्रीज हो रही है, ये हो रही है 14,000 से, तो इसको हमने लिखा -14,000, ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, हम कर चुके हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो नीचे नोट्स में लिखा हुआ है मशीनरी हमारे पास पहले 2,15,000 की थी, फिर 3,84,000 की हो गई, तो हमारे पास आएगा परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग में। परचेज ऑफ मशीनरी इसको हमने लिख दिया -1,69,000, ये हमारी माइनस में आ गई। उसके बाद जब हम परचेज करते हैं तो पैसा जाता है, इस कारण हम इसको माइनस में लिखेंगे। एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। पहले थी हमारे पास 23,000 की, फिर हमारे पास बच्चों ये हो गई है 48,000 की, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस में चली जाएगी। एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है हमारी, डेप्रिसिएशन बढ़ रही है 25,000 से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 25,000। अब हम आगे चलते हैं। करंट एसेट्स में क्या लिखा गया है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज हैं। इन्वेंट्री 60,000 की थी और 67,000 की हो गई, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री बच्चों हमारे पास कितनी आ रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री है -7,000 की। डिक्रीज एसेट में होती तो हम प्लस कर देते। उसके बाद बच्चों हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स आ रही है, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास कितने हैं, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स पहले पास हमारे पास थे 65,000 के, फिर हो गए हैं 51,000 के, तो ये हमारे पास ये डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये प्लस हो जाएंगे 14,000 से, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों अदर करंट एसेट्स हैं, अदर करंट एसेट्स भी हमारे पास डिक्रीज हो रही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिक्रीज इन अदर करंट एसेट्स। डिक्रीज इन अदर करंट एसेट्स है, तो ये हमारी प्लस हो गई 4,000 से। अब हमने सारी आइटम्स को पुट कर दिया है, अब हम बच्चों कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या कितना कितना आता है। तो पहले हमारे पास था -44,000, ठीक है, इधर मैंने 7,500 और प्लस करा 25,000 को, तो मेरे पास नेट कितना आ गया 32,500, ठीक है। 32,000 नॉन कैश इनकम मेरे पास नील है, तो सबसे पहले जो मेरे पास आया वो आएगा प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल मेरे पास आ रहा है 11,500 माइनस में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों
इसका नेट अमाउंट मैंने निकालना है। ये था मेरे पास माइनस का 14,000, उसके बाद था माइनस का 7,000, इसके बाद था मेरे पास प्लस 14,000, ठीक है, फिर मेरे पास था प्लस का 4,000। तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस में 3,000, माइनस में आ रहा है 3,000। और अब हम चलते हैं, पहले हम कैलकुलेट करते हैं। 11,500 था, ठीक है, माइनस का 11,500 था, फिर मैंने करा माइनस 3,000। तो ये मेरे पास आ गया फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस में आया 14,500। फिर मैंने इसमें से टैक्स पेड था 53,000, माइनस कर दिया, ये भी माइनस में है, तो माइनस 53,000 करा तो मेरे पास आ रहा है माइनस में 67,500, ठीक है। फिर से देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने नेट प्रॉफिट लिया था। नेट प्रॉफिट में क्या था, 2025 में 25,000 था, 2024 में 1,20,000 था। तो यहाँ पे मेरे पास लॉस आया था माइनस 95,000, प्लस 51,000 करा था, तो मेरा नेट लॉस कितना था, या इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस में कितना था 44,000। इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस करें, नॉन कैश इनकम कोई नहीं थी। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 11,500। इसके बाद मेरे पास डिक्रीज इन जो ट्रेड पेबल्स था, इंक्रीज इन इन्वेंट्री थी, डिक्रीज इन टीआर था, और डिक्रीज इन अदर करंट एसेट्स था। इनका जब मैंने डिटेल्स में इनको जब कैलकुलेट करा तो ये मेरे पास आ गया माइनस 3,000, माइनस का 11,500 माइनस 3,000, ये आ गया माइनस 14,500। टैक्स पे करा माइनस 53,000, तो ये मेरे पास आ गया फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस में आ रहा है 67,500। इसको हम कैश लॉस इन ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। अब हमारे पास था फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये था, इसका नेट सिर्फ एक ही आइटम है, ये मेरे पास आ गई 1,69,000। उसके बाद बच्चों मैं निकाल रही हूँ, देखो पहली चीज थी प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, दूसरी हमारे पास क्या कैलकुलेट करके आ गया, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि नेगेटिव पे आ रहा है। फिर हमने इसकी नेट अमाउंट निकाल ली इन्वेस्टिंग की। अब हम फाइनेंसिंग की नेट अमाउंट निकालते हैं। ये माइनस 7,500 प्लस 20,000 एंड प्लस मैंने करा 2 लाख। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है जो 212 सब कुछ करके 212,500 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम आ ही चुके थे। नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये मेरे पास थी माइनस 67,500। अब इसी में हमने माइनस करा, ठीक है, माइनस 1,69,000, ठीक है, फिर मैंने प्लस करा 212,500। तो बच्चों ये मेरे पास माइनस में आ रहा है 24,000, ठीक है। अब मैंने लेने हैं प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट में देखती हूँ कि मेरे पास कितने हैं, बुक में गिवन है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट बच्चों मेरे पास गिवन है 49,000 का, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, प्लस में लिखा, माइनस का 24,000 और प्लस करा 49,000। तो बच्चों मेरे पास आ रहा है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट। देखो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट ये मेरे पास आ रहा है 25,000 का, जो कि बुक में गिवन है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 25,000, ठीक है बच्चों। होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये था मेरा सम नंबर 44 टीएस गरेवाल 2025। अभी हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, मैं नेक्स्ट करवाने जा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है बेटा, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एमएम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारे पास गिवन है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस गिवन है, ठीक है। ये सारे हमारे पास बैलेंसेस है 25 और 24 के। पहले हमने 24 ईयर्स के बैलेंसेस को पढ़ना होता है। फिर हमारे पास बच्चों एसेट्स गिवन है। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स में हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेंट्रीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है।
और बच्चों नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिवेंचर्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेरे पास लिखा गया है कि 12% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड on 31st March 2025 and a tax of rupees 70,000 was paid during the year। बच्चों इस क्वेश्चन में काफी कुछ आपको समझने वाला है, तो देखो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको करवाने जा रही हूँ एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो बच्चों देखो सबसे पहले मेरे पास जो डिवेंचर्स हैं मेरे पास लिखे गए हैं शॉर्ट करंट लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज में मेरी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है 4,50,000 है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे एडिशन लिखा गया है कि 50,000 के हमने डिवेंचर्स रिडीम करे हैं। तो फाइनेंसिंग में हमारे पास ये शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, जब जो बच्चों डिवेंचर्स है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, लेकिन जिस साल हमने डिवेंचर रिडीम करने होते हैं उस साल ये हमारी करंट लायबिलिटी बन जाती है। मीन्स पहले हमारे जो डेट्स होंगे बिगनिंग में जो मीन्स 2024 में 5 लाख के होंगे, और फिर ये जब हमने साल के 2025 के एंड में पूरा साल हमने 5 लाख यूज करा, लेकिन एंड पे हमने क्या करा 50,000 के जो डिवेंचर है वो हमने रिडीम कर दिए, ठीक है। तो फाइनेंसिंग में आएगा हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये हमारा आ गया 50,000 माइनस में आ गया, ये मैंने माइनस में लिख दिया 50,000। बच्चों जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड, देखो हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर कितने के 450 के, फिर 450 के, लेकिन हमें लिखा गया है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, जो हमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में लिखा गया है, तो 50,000 लिखा गया है। मीन्स पहले हमने डिवेंचर कितने के यूज करे हैं 5 लाख के डिवेंचर्स, 450 के रह गए हैं, पहले हमने कितने के करे हैं 5 लाख के डिवेंचर्स हमारे पास होंगे, 5 लाख को हमने यूज करा पूरा साल, और इसमें हमारा इंटरेस्ट हो गया 12%, मतलब हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 60,000 का। इसको हमने नॉन कैश एक्सपेंस में भी लिखा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये हमारा आ गया 60,000 का। ये मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ठीक है, 5 लाख इंटू 12%, ये मैंने बीच में इसलिए लिख दिया है ताकि आपको यहाँ से मैं इरेज कर दूंगी तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये मेरे 12% डिवेंचर्स जो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है 450 की हैं, लेकिन जो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स हैं वो 50,000 की हैं। तो इसका मतलब मेरे पास डिवेंचर्स इन द बिगनिंग ऑन 1 अप्रैल 2024 को कितने के थे 5 लाख के, और 31 मार्च को हमने ये रिडीम करे हैं, तो 50,000 के डिवेंचर्स कम हो गए, रिडम्पशन हो गई, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमें पड़ा 60,000 का। अब बच्चों नेक्स्ट है मेरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट को हम करते हैं, इसमें हमने लिखा डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट साइड पे जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है टू बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट साइड पे अगर हम टैक्स पेड गिवन है तो हम लिख देंगे टू बैंक, और बैलेंसिंग फिगर क्या निकल आएगी बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट मीन्स प्रोविजन मेड, ठीक है। तो हम अकाउंट देखते हैं कि हमारे पास कितने कितने जो बैलेंसेस हैं वो गिवन है। तो बच्चे सबसे पहले हमने बैलेंस लिया ओपनिंग, ये 90,000 का था, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 70,000 का था, ठीक है, टैक्स पेड हमें गिवन है 70,000 का, ठीक है, टोटल हो गया 1,40,000। 1,40,000 में से हमने 90,000 को माइनस कर दिया, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कितना चला गया 50,000 चला गया, ठीक है जी। अब देखो बच्चों जो मेरा टैक्स पेड है 70,000,
वो मैंने फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो आएगा उसमें से मैंने इधर लिख दिया -70,000। ये मैं जो डिटेल्स के कॉलम में लिख देती हूँ -70,000। ठीक है, ये मेरा आ गया -70,000। उसके बाद बच्चों जो मेरी प्रोविजन मेड है मैंने एनपी में उसको प्लस कर देना है प्रोविजन को। प्रोविजन मेड कितने की प्रोविजन है मेरे पास? प्रोविजन मेड है बेटा जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में जाएगी वो जाएगी 50,000 की। और एनपी मेरे पास कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट बच्चों मेरे पास आ रहा है पहले बड़े साल में से 2025 में से मैंने माइनस करना था 2024, 2 लाख माइनस 50,000। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है 2 लाख में से मैंने माइनस करा -50,000, 2 लाख माइनस 50,000। तो ये बच्चों मेरे पास माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये मेरे पास आ गया 2,50,000। प्रॉफिट मेरे पास फिर से सुन लो, बड़े साल में से मैंने छोटे साल को माइनस करना है, 2025 में से मैंने माइनस करना था 2024, तो 2 लाख माइनस मेरे पास 24 में 50,000 माइनस का है, 2 लाख माइनस 50,000, तो ये मेरे पास आ रहा है प्लस में 2,50,000। और जब मैंने इस प्रोविजन को ऐड कर दिया तो ये मेरे पास कितना बन गया? 3 लाख बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑनरी आइटम्स है वो मेरे पास 3 लाख है। फिर से सुन लो, ये मेरे पास कैसे आया बच्चों? मेरे पास थे प्रॉफिट से कितने के थे? प्रॉफिट से मेरे पास पहले साल के 2 लाख के। ठीक है, देखो बच्चों मैं इधर से फिर से क्लियरली लिख देती हूँ, एक्चुअली थोड़ी सी कई बार स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे देखो 2 लाख, ठीक है, 2 लाख माइनस 50,000, तो ये मेरे पास आ रहा है प्लस में 2,50,000। ठीक है, मैं थोड़ा सा ठीक करती हूँ, देखो आपको दिखाई दे जाएगा, ये आ गया 2,50,000। ठीक है जी, उसके बाद देखो 2 लाख माइनस 50,000 प्लस का 250 आ गया, और ये प्रोविजन को मैंने ऐड करा 50,000 को, तो ये मेरे पास कितना आ गया? ये मेरे पास आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 लाख आ गया, 3 लाख को मैंने यहाँ पे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें मैंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, अब देखो बच्चों नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है? टैक्स पेड हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो गया, अब मैं सम पे चल रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो मेरे पास फाइनेंसिंग में आ गया इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल बच्चों मेरे पास पहले कैपिटल थी 4 लाख की, फिर हो गई 5 लाख की, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख का आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 1 में कर चुकी हूँ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये मेरे डिवेंचर्स थे, हो चुके हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग नंबर 3 नोट्स टू अकाउंट्स में करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स था, मैंने डिवेंचर की पेमेंट कर दी। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, फाइनेंसिंग में मैं आ गई इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट कितने से बढ़ रहा है? ये मेरा बढ़ रहा है 1 लाख से, मीन्स बैंक से मैंने लोन लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट लोन होता है, तो ये 1 लाख से बढ़ गया। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं, थर्ड ओवर हो गया, फोर्थ में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था, ये हो गया। फिर मेरे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे लिखा गया है। तो मशीनरी पहले मेरे पास थी 8,21,000 की, फिर हो गई ये 12,03,000 की। तो बच्चों में इन्वेस्टिंग में लिखती हूँ परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी ये मेरे पास आ गई -3,82,000 की, ये मेरे पास आ गई परचेज ऑफ मशीनरी। उसके बाद बच्चों मेरे पास आ गई नीचे लिखा गया है एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 1,01,000 थी, फिर 2 लाख हो गई, तो बच्चों मेरे पास एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 99,000 की। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद करंट नंबर 5 के साथ जब मैंने नंबर 5 के नोट्स टू अकाउंट्स कंप्लीट कर लिए, तो फिर मैंने देखा गुडविल कम हो रही है, तो गुडविल अगर कम हो रही है तो मीन्स बच्चों गुडविल है वो रिटर्न ऑफ है, गुडविल कम होती है
तो वो नॉन कैश एक्सपेंस में ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर गुडविल बढ़ जाती है तो वो हमारी इन्वेस्टिंग आउटफ्लो हो जाती है। उसके बाद है गुडविल के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मेरे पास आ जाएगा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने से बढ़ रही हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पहले मेरे पास थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 75,000 की, अब 1 लाख की हो गई है, तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितना हो गया? 25,000। अब बच्चों जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती हैं। इन्वेंटरीज, स्टॉक मेरा बढ़ रहा है 45 से 1,07,000 हो रहा है, तो इंक्रीज इन स्टॉक माइनस 62,000। इंक्रीज इन स्टॉक कह लो या इंक्रीज इन इन्वेंट्री, वन एंड द सेम थिंग। ये हो गया माइनस 62,000। तो बच्चों अब हम चलते हैं टोटलिंग करते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। यहाँ पे था 3 लाख, ठीक है, फिर मैंने नॉन कैश एक्सपेंसेस का देखा 60,000 प्लस ये मेरे पास आ गया 99,000 और प्लस करा 10,000, तो ये मेरे पास आ रहा है 1,69,000। ठीक है जी, नॉन कैश इनकम कोई नहीं है, तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करा जो प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, वो हमारे पास कितना आ रहा है 4,69,000 का, 4,69,000। इसके बाद ये सबसे पहला आ गया, फिर हमने स्टॉक, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में सिर्फ स्टॉक ही था, मैंने डिटेल्स के कॉलम में से इसको अमाउंट के कॉलम में लिख लिया, ये मैंने करा माइनस 62,000। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4,07,000। 4,07,000 में से माइनस कर दिया 70,000, तो बच्चों मेरे पास नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नंबर 2, हमने इसको लिखा नंबर 2, 3,30,000 पहला था प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया, ये था मेरे पास 3,37,000 का। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालती हूँ, 382 की हैं और 25,000 की है, ये आ गई 4,07,000 की, इसको मैंने माइनस में लिख लिया। उसके बाद हम करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस 50,000 प्लस 60,000 और प्लस हमने कर लिया 2 लाख, तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 2 लाख। ये मेरे पास पहले मैंने लिखा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल था 1 लाख का, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स थी 50,000 की, ठीक है, इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट था 1 लाख का और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये मेरा माइनस का था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस का था। तो कैलकुलेशन हम दोबारा करते हैं, माइनस 50 माइनस 60 और प्लस हमने करा 2 लाख, तो ये बच्चों मेरे पास आता है 90,000 का। यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स था वो पेड था, इसलिए हमने इसको माइनस में लिखना था। अब देखो बच्चों जो भी हमारे पास करके आएगा 3,37,000, ठीक है, माइनस 4,07,000 और प्लस मैंने करा 90,000, अब मेरे पास कितना आ गया 20,000। इसमें बच्चों अब मैं इसको इरेज करने लगी हूँ, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट। ठीक है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट में क्या आएगा, जितना भी ये आया था मैंने लिखा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या क्या मेरे पास आया था ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट में, एक तो मेरे पास क्वेश्चन में कैश गिवन है, कैश मेरे पास कितना गिवन था, कैश मेरे पास गिवन था 60,000 का और मेरे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स भी गिवन है। ठीक है, 60,000 का मेरे पास कैश है, 60,000 प्लस 60,000 ये मेरे पास कितने का था, ये मेरे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट आ गई 1,20,000 की। अब 20,000 में मैंने 1,20,000 को ऐड करा, तो ये मेरे पास बन गया 1,40,000। तो अब बच्चों मेरे पास आंसर क्या आएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट, ये मेरे पास आ रहा है करके 1,40,000। अब मैं बुक से टैली करती हूँ कि मेरे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने की हैं और कैश कितने का है। बच्चों मेरे पास बुक में जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं
वो मेरे पास है 50,000 की, और कैश है मेरे पास 90,000 का। 90,000 प्लस 50,000, तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए था 1,40,000, और वी आर गेटिंग आंसर। क्लोजिंग बैलेंस हमारा और बुक का सेव है। बच्चों आप स्क्रीनशॉट लो, इसमें काफी अच्छे पॉइंट्स थे क्वेश्चन में। पहली बात तो ये थी कि जो हमारे डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग में 450 गिवन थे। तो बच्चों इसका मतलब ये है, और नीचे लिखा हुआ था कि डिवेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2025। तो करंट मैच्योरिटी अब शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखा हुआ था, करंट मैच्योरिटी 50,000 की। डिवेंचर्स जो होते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज होते हैं, लेकिन जब हम इसको रिडीम करते हैं तो ये मीन्स जिस साल हमने रिडीम करने होते हैं ये करंट लाइबिलिटी हमारी बन जाते हैं। तो मतलब पहले हमारे पास डिवेंचर्स कितने के थे? 5 लाख के थे, फिर हमने रिडीम कर दिए 50,000 के, तो वो हमारे पास मीन्स 50,000 के रिडीम करने के बाद 5 लाख से 50 रिडीम हुए, तो 450 एंड पे बच गए। तो हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हमने किस पे कैलकुलेट करना है? 5 लाख पे करना है, जितना पैसा हमने यूज करा है। तो 5 लाख का 60,000 हमने निकाला, एक हमने उसको डाला था फाइनेंसिंग में, और एक हमने डाला है नॉन कैश एक्सपेंसेस में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको मेरे पढ़ाने से कुछ भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, कुछ भी समय लग रही है, तो बच्चों प्लीज आपको मीन्स मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। आपकी एक एक मोटिवेशन से, एक एक जो व्यू से, एक एक जो लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं और अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन वीडियोस को आपने अपने तक ही नहीं रखना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है।